Let's start with the motion under gravity in one dimension. Okay? So जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग एक्चुअली अर्थ के आसपास किसी पार्टिकल को या तो थ्रो करेंगे या रिलीज करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज अ मोशन अंडर ग्रेविटी. जब आप अर्थ के आसपास किसी पार्टिकल को थ्रो करते हो और रिलीज करते हो, उसमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स उस पार्टिकल की एक एक्सेलेरेशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे होंगे, आई विल टेक टू एजम्पशंस ओवर हियर. ओके, पहला एजम्पशन ये लेंगे कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे मैंने ए लिखा है एक्सेलेरेशन को, विच इज इक्वल टू जी, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल. Okay, acceleration due to gravity is going to be constant throughout the motion of the particle. Is this rule? No. You will study in gravitational chapter that acceleration due to gravity is not constant. It decreases with the height. जैसे से अर्थ से ऊपर जाता है तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है. बट यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन लेंगे कि उस वेलोसिटी से हम लोग इस पार्टिकल को थ्रो करेंगे कि वो इतनी ही हाइट जाएगा जहाँ पे हम लोग इतना ही हाइट जाएगा जहाँ पे हम लोग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मान लेंगे, तो भी हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें ज्यादा एरर नहीं होगा. ओके, सो दिस इज अजम्पशन और अप्रोक्सीमेशन. सो ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और इसकी डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, और यू कैन से दैट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग. सो एक्सेलेरेशन विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट. अब देखेंगे बहुत सारी जगह पे हम लोग जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, बट आप याद रखेंगे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट मेंशन्ड दैट टेक जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू शुड नॉट टेक जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यू शुड टेक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, एंड सेकंड इज वी नो दैट near about the earth surface there is a air, right? Or whenever particle is going to move, it will experience one more force which is called as a air resistance. Okay, air resistance को फील करेगा, जबकि हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेंगे या मान लेंगे कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं. बट इसी चैप्टर में एंड में आपको मैं समझाऊंगा कि इफ एयर रेजिस्टेंस होता है तो वो क्या होता है, राइट? तो वो हम लोग आगे करेंगे इसी चैप्टर में. So these are the two assumptions we will consider in this part. Okay, now as we have already studied, when acceleration is constant, acceleration is vector quantity. Whenever I say acceleration is constant, you must consider that its magnitude as well as direction both are constant. Its magnitude as well as direction both are constant. So obviously acceleration का magnitude 9.8 meter per second square, इसकी direction ये हमेशा vertically downward ही है. So whenever acceleration is constant, this is general rule that particle will have only two possible paths. पार्टिकल के दो ही पॉसिबल पाथ हो सकते हैं. एक होता है स्ट्रेट लाइन पाथ जिसको 1D कह सकते हैं, दूसरा होगा पैराबोलिक पाथ, ओके, जिसको हम लोग 2D कहते हैं. ओके, व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट, आप याद रखें काइनेमेटिक्स से लेके इलेक्ट्रोस्टैट एक्सेट्रा सब जगह ये बात आएगी. व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देयर आर ओनली टू पॉसिबल पाथ्स. वन इज स्ट्रेट लाइन, another is parabolic path. Okay, so obviously I have written over here that motion under gravity in one dimension, so I will take the straight line cases over here in this part. Okay, तो straight line होती कब थी? तो जनरल रूल में हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि if मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. इफ आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में वन डायमेंशनल मोशन ही होता है. जैसे मैंने यहाँ पे पाथ दिखाया है कि मान लीजिए एक्सेलरेशन नीचे है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेफ्ट है ना, डाउनवर्ड है, और यहाँ पे आपने पार्टिकल को रिलीज कर दिया, तो इस केस में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा. सो इस केस में ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे जा रही है, तो पार्टिकल नीचे चलना स्टार्ट कर देगा. ऑब्वियसली इट इज स्ट्रेट लाइन मोशन और वन डायमेंशनल मोशन. ओके, now second is angle between initial velocity and acceleration is either 0 degree or 180 degree. इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच के एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो भी ऐसा होगा. जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल में लिया मैंने, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं,
इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है, लेट एक्सेलेरेशन भी नीचे है इस केस में भी. ओके, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन? ऑब्वियसली इट इज 0 डिग्री. बोथ आर डाउनवर्ड ओनली. सो इन दिस केस व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द मोशन? व्हाटएवर इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, दैट विल बी द पाथ ऑफ मोशन. सो पार्टिकल विल गो डाउन लाइक दिस in the direction of acceleration. And if angle between u and a is 180 degree, means if initial velocity suppose upward and acceleration is downward, okay, obviously angle between initial velocity and acceleration is what? 180 degree. okay, तो इस केस में क्या होगा कि पहले इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो ये पार्टिकल ऊपर चलता रहेगा और इसका टाइम के साथ इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी. ये डिक्रीज होती जाएगी. एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ओके, तो इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो गई. फिर क्या होगा? ऑब्वियसली जब वेलोसिटी 0 हो जाती है उसके बाद जिधर एक्सेलेरेशन होता है पार्टिकल उधर ही जाना स्टार्ट करता है, तो इसके बाद पार्टिकल नीचे आना शुरू होगा. एक्चुअली मैंने बाजू में बना के दिखाया नीचे, एक्चुअली उसी पाथ पे उसी लाइन पे नीचे जा रहा होगा. ओके, बट यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, नीचे के पाथ को मैंने अलग से बना दिया. बट दीज टू, कंसिडर दीज टू एज अ सिंगल लाइन ओनली. सो 0 वेलोसिटी होने के बाद नीचे आता रहेगा. राइट. So have you understood what we are going to study in this case? We are going to study these 3 cases. Okay, and if acceleration is constant, do you remember which formulas are valid if acceleration is constant? Yes, remember v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, s in nth second is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, right? Like s is equal to v plus u upon 2 into t etc. What? मैंने ऑलरेडी आपको वो पढ़ाया हुआ है. एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट होता है तो हम लोग वो यूज करेंगे. तो मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्चुअली हम लोग उन्हीं सारे फॉर्मूला को यूज करके देखेंगे. ओके, डिफरेंट क्वेश्चंस में. ओके, अब एक बात आती है कि पार्टिकल को हम लोग थ्रो करते हैं और थ्रो करने के बाद उसी लेवल पे आ जाए तो कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसे आप याद कर लेते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता बट हर एक जगह पर याद कर लेते लोग, करते करते याद भी हो जाता है. तो हम लोग पहले उन फॉर्मूले को लेके आते हैं. अभी हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हमारे फेमस रिजल्ट है उसे निकाल के रख लेते हैं. ओके, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के जो फॉर्मूले हैं वो याद रखने से हमारा काम चल जाता है. बट हर एक बुक में हर एक जगह पे कुछ फॉर्मूले हम लोगों को पढ़ा दिए जाते हैं, रिजल्ट निकाल के बता दिए जाते हैं. ओके, ऑब्वियसली फॉर आईटी पॉइंट ऑफ व्यू वो फॉर्मूला हम लोग कुछ काम में नहीं आता है. राइट, बट सब करते हैं तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं. तो देखिए जो कॉमन रिजल्ट है उसकी बात करते हैं. अलावा उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये रिजल्ट काम में नहीं आएगा. ठीक है, हम लोगों को बेसिक जो पहले से पढ़ के रखा है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के टर्म वही काम में आएंगे. ओके, लेट कि मान लीजिए पॉइंट ए से किसी पार्टिकल को मैंने u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया. ओके, ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होती जाएगी. एट पॉइंट बी सपोज एट सम पॉइंट बी इट्स वेलोसिटी बिकम 0. ऑब्वियसली इसके बाद जिधर एक्सेलेरेशन होगा उधर ही जाना स्टार्ट करेगा. सो वो एक्चुअली इसी लाइन पे नीचे आना शुरू करेगा, बट मैंने थोड़ा बाजू में बना दिया, वो नीचे आना शुरू होगा. ऐसे ऐसे आता जाएगा और फिर वो आफ्टर सम टाइम वो ए पे ही पहुंच जाएगा, है ना. तो हमारी जो ये फॉर्मूले आने वाले हैं वो ए से चल के बी से चल के ए तक इसी के लिए वैलिड होगा. राइट, मीन्स ऑब्वियसली ए से चला वो बी तक गया और वापस ए से और भी नीचे जा सकता है. राइट, इफ जगह बची भी है तो वो नीचे भी जाता रहेगा. तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बट वो जनरल रिजल्ट से, उसके लिए रिजल्ट याद हम लोग नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसकी बात करते हैं. तो पहला जो आता है हमारा टर्म आता है टाइम ऑफ एसेंट, जिसको मैंने TA लिख दिया. व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? Time of ascent is the time taken by particle to move from A to B, and B is the highest point. Okay, B is the highest point in this case. So what is the time of ascent? Time of ascent is time taken by particle to move from A to highest point, that is B. Okay, so A से B तक जाने के टाइम को हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट. ओके, तो ऑब्वियसली A मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया और B मेरी फाइनल पोजीशन हो गई. तो ए पे जो वेलोसिटी होगी वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और बी पे जो वेलोसिटी होगी वो मेरी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी. राइट, तो ए पे हमारी वेलोसिटी क्या थी? u थी. तो ए पे मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी सिंबल है और वो वैल्यू है दैट इज u. ओके, बी पे जो वेलोसिटी है मेरी फाइनल वेलोसिटी है. व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी एट बी? दैट इज 0. एंड व्हाट इज द एक्सेलेरेशन? मैंने -g लिखा है. यू रिमेंबर व्हाइल
we were using the formula, all the formula of constant acceleration, we use the sign convention, okay, because all these are, most of them are vectors, right? So obviously I have taken upward direction as positive and downward direction as negative. Upward direction as positive and downward direction as negative. This is sign convention. तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं. इफ आपने ऊपर को पॉजिटिव लिया तो नीचे अपने आप नेगेटिव हो जाएगी. आपकी मर्जी, आपने ऊपर नेगेटिव ले लिया तो नीचे अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी. बट मेरी पर्सनल आदत है कि मैं हमेशा ऊपर को प्लस लेता हूँ, हमेशा नीचे को माइनस लेता हूँ. ओके, सो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड. डाउनवर्ड होता है, राइट, है ना? तो इसलिए उसे मैं क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी माइनस जी. माइनस रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, एंड आई नीड टू फाइंड आउट टाइम. ए से बी तक का टाइम निकालना है मुझे. तो यू वी ए टी, इन चारों में क्या रिलेशन होता है? तो मान लीजिए आपको इतना फटाफट याद नहीं हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो भी फॉर्मूला लिस्ट है उसको सामने में रख देंगे. देखिए गिवन क्या है और क्या पूछा है, उन चारों में, पांचों में क्या रिलेशन है. तो ऑब्वियसली इन चारों में यू वी ए टी में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी की वैल्यू 0 रख दिया, यू की वैल्यू यू रख दिया, ए की वैल्यू माइनस जी लिखा, तो प्लस ए टी है तो यहाँ पे माइनस जी लिख दिया, टी की जगह टी ए लिख दिया. ओके, ऑब्वियसली टी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू बाई जी. तो मैंने लिख दिया टी ए इज इक्वल टू यू बाई जी. तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, ये टाइम ऑफ एसेंट, ये वैल्यू आ चुके हैं. ये यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, राइट. तो आप इसमें साइन कन्वेंशन ही लगा लेंगे कि जी को फिर से माइनस 9.8 लिख दिया. अब नहीं, अब जी को 9.8 ही लिखेंगे. ओके, चलिए, ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला. नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कब तक वो पार्टिकल फ्लाई कर रही थी. ओके, तो इस केस में मैंने पार्टिकल की मोशन कहां से स्टार्ट की थी, ए से स्टार्ट की. पार्टिकल ऊपर गया, बी तक गया और फिर वापस आके ए पे आया. तो ए से बी तक गया और बी से ए तक आया. यही पार्टिकल का पूरा मोशन है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो ए से बी तक जाने के टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट. बी से ए तक आने के टाइम को कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट. और ये ए से बी से लेके ए से बी तक जाना और बी से ए तक लाने के टोटल टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. तो ऑब्वियसली ए से बी तक जाने को मैंने टाइम ऑफ एसेंट लिखा, बी से ए तक जाने को टाइम ऑफ डिसेंट, बाद में हम लोग निकालेंगे. और इन दोनों को मिला दिया तो वो हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट. और हमें इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालना है. मीन्स ए से चल के बी तक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फिर वापस ए तक आने का जो टोटल टाइम है उसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स इनिशियल पोजीशन भी यहाँ पे ए है और फाइनल पोजीशन भी ए ही है. ओके, इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए ही है टाइम ऑफ फ्लाइट के कैलकुलेशन में. ऑब्वियसली इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही होगी. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट डिस्प्लेसमेंट जीरो. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. इफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. सो इस टर्म को निकालने के लिए मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई. इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन माइनस जी है बिकॉज ऑफ माई साइन कन्वेंशन. ओके, एंड टाइम टेकन मुझे निकालना है विच इज कैपिटल टी. सिंबॉलिकली मैंने लिख दिया. तो एस यू ए टी, इन चारों में कौन सा रिलेशन होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले में? हम लोग जानते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. एस इज इक्वल टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. सबकी वैल्यू रख दिया, एस की जगह 0, यू की जगह यू ही रहना है. टाइम की जगह मैंने कैपिटल टी रख दिया. ए माइनस जी है तो ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को मैं माइनस हाफ जी टी की जगह कैपिटल टी का स्क्वायर लिख दिया. ओके, अब मैथमेटिकली मैं सॉल्व करूं तो इसे t मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो ये होगा u माइनस जी बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू 0. इस टर्म को मैंने इधर लिख दिया, सिर्फ t को, कैपिटल T को कॉमन ले लिया. ऑब्वियसली यहां से दो सॉल्यूशन t के हो गए, एक t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वल टू 0 ऑल्सो पॉसिबल, राइट. इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो या तो t 0 है या ये 0 है. इस 0 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगी t की वैल्यू, तो 2u बाई जी. तो t के दो मैथमेटिकल सॉल्यूशन आए. यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं मैथमेटिकली, आपको तो एमसीक्यू एग्जामिनेशन होता है तो आपके स्टेप्स तो कोई देखता नहीं है, राइट. लेकिन मैथमेटिकली इस इक्वेशन के लिए t के दो सॉल्यूशन होंगे, एक होगा 0, दूसरा होगा 2u बाई जी मैथमेटिकल सॉल्यूशन. बट वी आर स्टडिंग द फिजिक्स, तो हम लोग फिजिकली चेक करेंगे क्या ये दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल है. क्या पार्टिकल ए से बी तक जाके बी से ए तक आई, ये टोटल टाइम 0 है क्या? बिल्कुल नहीं है. So I will discard this solution. I will say time of flight will be 2u by g. Understood? There are two possible solutions mathematically, but physically only one solution is possible.
अब मैथमेटिकल ब्लंडर बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, लिख देते हैं हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी, टी से टी कैंसिल और टी की वैल्यू 2u बाई जी। दिस इज रॉन्ग, मैथमेटिकली रॉन्ग। हम लोग क्यों अभी तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों को हमेशा के लिए ये सारी चीज़ें राइट करने आनी चाहिए, तो हमेशा मैथमेटिकली राइट सॉल्यूशन निकालिए और फिजिकली उसे चेक कीजिए, राइट। आप ऐसा करेंगे तो यू आर मिसिंग वन सॉल्यूशन मैथमेटिकली। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी गंदी आदतें नहीं लगाइए आप स्टार्टिंग से, ओके। चलिए ये हो गया, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट था क्या, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। सो व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट? टाइम ऑफ डिसेंट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, है ना। हाईएस्ट से इनिशियल पॉइंट आने का जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। मींस बी से ए आने का टाइम, बी से ए आने का टाइम ऑफ डिसेंट है। Isn't it? If time of flight is time of ascent plus time of descent, isn't it time of descent will be time of flight minus time of ascent? Yes. तो time of flight है 2u by g, time of ascent है u by g. This minus this करेंगे तो time of descent आ जाएगा. Isn't it? That is equal to u by g. Yes, है ना? अब आप गौर से देखिए तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में क्या रिलेशन है, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। बट रिमेंबर दिस थिंग, आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप या जी मेंस में भी या मेडिकल में भी ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे आप कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इन दिस सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, बाद में देखना हम लोग एयर रेजिस्टेंस लेंगे तो उसमें टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल नहीं होगा, ओके वहां पे कुछ और हो जाएगा, तो वहां देखेंगे। बट रिमेंबर हम लोग जो भी निकाल रहे हैं तो मैंने पहले से ही एजम्पशन, दो एजम्पशन आपको मेंशन कर दिया, वो एजम्पशन के अंदर ही ये सारे रिजल्ट वैलिड हैं। इफ मैं उन सारे एजम्पशन को हटा दूं तो ये सारे रिजल्ट वैलिड नहीं रहेंगे, इसे आप नहीं भूलेंगे। तो टाइम का कैलकुलेशन हो गया। अब एक नया टर्म आएगा मैक्सिमम हाइट, उसे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मैक्सिमम हाइट, जिसे मैंने कैपिटल H लिखा है। तो पहले समझते हैं मैक्सिमम हाइट क्या होती है इस गिवन सिचुएशन में। तो पार्टिकल को आपने ए से थ्रो किया, इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है, बी पे जाके इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये फिर वापस उसी लाइन पे आएगा, मैंने बाजू में दिखा दिया, राइट, उसी लाइन पे वापस आएगा। सो ए से बी तक जाने का जो डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच की जो हाइट है, ये जो हाइट होती है ए और बी के बीच की जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, उसी को हम लोग करते हैं मैक्सिमम हाइट, ओके। सो इजंट इट, ए यहाँ पे इफ इनिशियल पोजिशन बोलूँ मैं और बी मैं फाइनल पोजीशन बोलूं, इजंट इट ए एंड बी का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही मैक्सिमम हाइट है। इजंट इट, डिस्प्लेसमेंट क्या होते थे, आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एरो ड्रॉ कर लेते थे, ये इनिशियल है वो फाइनल है, उसके बीच का जो एरो का जो लेंथ होगा वही मैक्सिमम हाइट होगी, राइट, सिंपल है, ओके। तो ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ट्रेवल करेंगे उसी को हम लोग मैक्सिमम हाइट यहाँ पे बोल देंगे, ओके। और उसे सॉल्व करके देखते हैं। सो फॉर दिस A is the initial position, B is the final position, and displacement will be our maximum height. Okay. So what is the initial position? U. Acceleration obviously vertically downward acceleration है, जिसको हम लोग negative g लिख रहे हैं लगातार. तो A is minus g. V. Obviously B final position है. What is the velocity at B? That is 0, right? तो मैंने 0 लिख दिया. And displacement ही मेरी maximum height होगी इस given question के लिए. तो देखो U A V S. UVAS में कौन सा फॉर्मूला होता है इन चारों में, इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, u की वैल्यू u ही है, u स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है माइनस g, s की जगह मैंने h लिख दिया। तो ऑब्वियसली ये इधर ले जाओ तो 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर हो गया, तो h की वैल्यू हो गई u स्क्वायर बाय 2g, h की वैल्यू क्या होगी u स्क्वायर बाय 2g, ओके। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। तो ये तीन जो फॉर्मूला था, 3 या 4 आप कह दो, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ये 4 फॉर्मूले कहीं भी डिराइव किए रहते हैं, ओके। अब आगे चल के हम लोग जनरल क्वेश्चन देखते हैं, ये नहीं कि स्पेसिफिकली ए से चला और वापस लौट के ए पे ही आया, सिर्फ यही वाला क्वेश्चन ना करके हम लोग जनरल क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास 2 एजम्पशन है, उसे मत भूलिएगा, और ये पूरी टॉपिक वो 2 एजम्पशन के बीच में चलती रहेगी, ओके। चलिए जनरल क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दिस इज द ग्राउंड एंड पार्टिकल इज थ्रोन vertically upward direction with the velocity of 20 meter per second, okay, from the ground, okay.
नाउ ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो होके फिर वापस फिर से ग्राउंड पे आ जाएगा, है ना। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट 15 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स जब आपको टाइम पता करना है जब पार्टिकल ग्राउंड से 15 मीटर हाइट पे है, ओके जब पार्टिकल ग्राउंड से 15 मीटर हाइट पे है, ओके थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने h निकाला, मैक्सिमम हाइट आपको याद है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यस u स्क्वायर बाय 2g। इन्होंने कहा g को आप 10 ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो u स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इज 10, तो 20 मीटर हो गई। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड से आप पार्टिकल को थ्रो करते हो तो मैक्सिमम हाइट कितनी होने वाली है? वो 20 मीटर होने वाली है। इसका मतलब यहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक का ये जो हाइट है ये है 20 मीटर हाइट। और हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्राउंड से 15 मीटर तक। मान लीजिए ऑब्वियसली उससे नीचे होगा, कहीं यहीं कहीं होगा, ओके तो ये मान लो मैंने सी लिख दिया और ये डिस्टेंस एक्चुअली है हमारी 15 मीटर, ये वाली हाइट है 15 मीटर। इजंट इट 15 मीटर पे पार्टिकल 2 बार होगा, है ना। सोचो कैसे? एक बार ये यहां से ये 15 मीटर, तो जाने वक्त एक बार इस 15 मीटर पर आएगा, फिर वापस लौटते हुए फिर से इसकी हाइट 15 मीटर होगी। सो यहां पे जो हमारा टाइम का सॉल्यूशन आएगा वो 2 आएगा, ओके एक ऊपर जाते वक्त सी को क्रॉस करेगा 15 मीटर को, और एक बार ऊपर हाईएस्ट पॉइंट से लौटते वक्त ये फिर से सी को क्रॉस करेगा। तो ऑब्वियसली यहां से यहां जाने का टाइम अलग होगा और यहां से हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वहां पहुंचने का टाइम अलग होगा। तो वी विल गेट 2 सॉल्यूशन ओवर हियर, दैट इज फॉर श्योर, ओके। तो थोड़ा फील किया, आगे और भी हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। So for this question, obviously I will take vertically upward direction as positive and downward direction as negative. Let मैंने ऊपर वाले को प्लस कर दिया और नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। So what is the initial velocity? 20 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड को मैंने प्लस लिखा है, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी को लिख दिया +20। A एक्सेलेरेशन, ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड इन दिस केसेस, राइट। तो वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव होता है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू इन्होंने कहा 10 लेना है, तो मैंने ले लिया -10। क्यों लिया -10? क्योंकि नीचे है और नीचे को मैंने माइनस मान के रखा है, ओके -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मीन्स यहां से इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट। इफ ये इनिशियल पोजीशन है और सी इफ ए इनिशियल पोजीशन और सी फाइनल पोजीशन है, इजंट इट इसके बीच में इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना होगा, राइट। एस रिप्रेजेंट व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्मूला, राइट। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे आप? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एरो ड्रॉ कर लो। चलो ये इनिशियल और वो फाइनल है, तो इनके बीच में मैं एक एरो ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये होता मेरा डिस्प्लेसमेंट। Isn't it this displacement vector has magnitude of 15 meter? Yes, 15 meter. And isn't it this displacement arrow is vertically upward? देखो इस एरो को ध्यान से देखो, ये किधर देख रहा है? ऊपर की तरफ है ये एरो, इसलिए डिस्प्लेसमेंट +15 है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ वो एरो नीचे की तरफ हो जाएगा, आगे चल के देखेंगे कभी ना कभी होगा, तो वहां पे आप उसे -15 लेते हैं। बट ये एरो का डायरेक्शन देखो ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर है? ऊपर है, इसलिए ये मैंने +15 लिखा, जानबूझ के एम्फेसिस देने के लिए यहाँ प्लस लिखा है। और मुझे पता करना क्या है? टाइम। ऑब्वियसली इन चारों में क्या रिलेशन होता है? UAST में ऑब्वियसली वो रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन? S = UT + ½ AT²। S = what? UT + ½ AT²। वैल्यू रख लेंगे, S की जगह 15 रख दिया, U की जगह 20 रख दिया, A की जगह -10 रख दिया। थोड़ा बहुत सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ऑब्वियसली ये तो होना ही था, और मुझे रूट निकालना होगा। टी के 2 वैल्यूज आ जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है? -b + √b² - 4ac/2a। तो यहां पे देखिए a क्या है? 1 है, b क्या है? -4 है, c क्या है? +3 है। मैंने रख दिया, सॉल्व किया, तो मुझे t की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, एक 1 सेकेंड आई, दूसरी 3 सेकेंड आई। वो ऑब्वियस ही था। तो हमारे कितने आंसर हो गए? 2 आंसर हो गए। एक t = 1 सेकेंड एंड सेकेंड इज t = 3 सेकेंड। अब एक बात बताओ, ये 1 सेकेंड क्या है? या ए से यहां तक जाने का टाइम 1 सेकेंड है। 3 सेकेंड क्या है? ए से लौट के यहां टोटल टाइम ये 3 सेकेंड, यहां से यहां तक आने का टाइम 3 सेकेंड, यहां से यहां जाने का टाइम 1 सेकेंड है। ओके, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इसी बहाने हम लोग कुछ और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा बहुत पीछे का जो चीज है वो मिटा लेता हूं, आप यहां तक लिख ही लिए होंगे, सब हटा लेता हूं। एक चीज पे आता हूं, रुको, यहीं पे हटा के मैं समझा देता हूं आपको। समझिए आप,
यहाँ ए से चलना स्टार्ट किया था, ये ऐसे जाके फिर ऐसे आया था, राइट। ये भी पॉइंट को सी बोल दिया था मैंने, इसको भी सी बोल दिया था, और ये 15 मीटर थी। तो ए से सी तक जाने का टाइम जो है, यहां से यहां तक का जो टाइम है, ए से सी तक जाने का टाइम, ये मान लो T1 लिख दिया, जो कि मुझे आया 1 सेकेंड, ठीक है, ए से सी तक जाने। फिर ए से इधर जाके वापस आने का, लेट मैं इसको सी डैश लिख देता हूं, जबकि आप जानते हैं कि इसी लाइन पे वापस आएगा, उसे सी ही बोलना चाहिए। तो ए से सी डैश तक आने का टाइम जो होगा, ए से सी तक आने का टाइम मैंने लिख दिया 1 सेकेंड, और ए से सी डैश तक आने का टाइम होगा 3 सेकेंड। ये मेरा सॉल्यूशन आया। आगे अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, वो आपको बहुत बार काम में आएगा, ठीक है। तो पहले मैं यहां ऑब्जर्वेशन से बता देता हूं, फिर मैं प्रूव भी कर देता हूं उसे। अब आप इस दोनों टाइम को आप ऐड कीजिए, इन दोनों को 1 और 3 को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 4। 1 और 3 को ऐड किया, इन दोनों टाइम को ऐड करो तो क्या आएगा 4 आ गया। अच्छा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के देखो आप, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला 2u/g। तो 2u की वैल्यू है 20 और g की वैल्यू 10, इजंट इट, ये 4 आया, यस, ये क्या आया 4 आया। तो यहां से आप कंक्लूजन थोड़ा निकाल सकते हो, अभी मैं प्रूव करूंगा। ये T1 प्लस T2 होता है हमेशा, मतलब जहां से पार्टिकल चली वहां से किसी लेवल पे पहली बार पहुंचना और दूसरी बार पहुंचना, उन दोनों टाइम को ऐड कर दो तो वो क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मतलब फिर से रिपीट करता हूं, ए से सी तक जाने का टाइम T1, ए से यहां से चलते हुए फिर सी तक आने का टाइम T2, और इन दोनों टाइम को आप ऐड करते हैं तो वो हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है। अब ये तो मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे सर, इसको प्रूव करो, मैथमेटिकली मैं प्रूव करके दिखाता हूं। आप ऑब्वियसली यहां तक लिखे होंगे, मैं आपको ये लाके समझाता हूं आपको। देखिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए यहां से पार्टिकल को मैंने यू से थ्रो किया, ये पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आ रही है, यहां से यहां तक गई, इसको सी लिख दिया, लेट वो वापस यहां आ रही है, इसे सी डैश लिख दिया, ऑब्वियसली वो सेम ही है, इसे ए लिख दिया। सो ए से सी तक के टाइम को मैंने लिख दिया T1 एंड ए से सी डैश के टाइम को लिख दिया T2। लेट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ये क्या है x मान लेते हैं, या x0 मान लेते हैं, कुछ भी, ठीक है। ये क्या मान लिया मैंने, x0। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, प्लस u लिख देता हूं क्योंकि ऊपर है, एक्सीलरेशन क्या है -g है, राइट। और यहां से a से c तक जाने का डिस्प्लेसमेंट क्या है, x0 है, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस x0 में लिख देता हूं, क्योंकि ये फिर से आप नीचे से a से c तक का एरो ड्रॉ करोगे तो वो एरो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो प्लस x0, मुझे टाइम निकालना है, राइट। तो मैं लिखता फॉर्मूला s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s की जगह लिख दिया x0, u की जगह u, t की जगह t प्लस हाफ या -g, तो मैं -g t स्क्वायर लिख लेता हूं। सबको एक साइड कर लेते हैं, तो ये g/2 t स्क्वायर माइनस ut प्लस x0 = 0 आया। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, राइट। इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक को मैं क्या दूंगा T1, ठीक है, मींस ए से सी तक जाने को टाइम T1, ए से सी डैश तक आने के टाइम को T2। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट आना चाहिए, इजंट इट। इस T का दो सॉल्यूशन होगा, एक T1 कह दूंगा, एक T2 बोल दूंगा, और दोनों सॉल्यूशन या दोनों रूट को ऐड करना हम लोगों को आता है ना। इफ मैंने ऐसे बोला, जैसे मान लो आप क्वाड्रेटिक फंक्शन याद हो तो उसके सॉल्यूशन जो होते हैं -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। एक सॉल्यूशन ये वाला होगा, दूसरा सॉल्यूशन होगा ये वाला। अच्छा, इन दोनों को इफ ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों को, मान लो इसको मैंने T1 कह दिया, इसको मैंने T2 कह दिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, जिसको अल्फा बीटा लिखते हो आप क्वाड्रेटिक वाले में, इजंट इट, ये -b/a आ जाएगा। ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2a एलसीएम ले लोगे तो प्लस √d एंड माइनस √d कैंसिल हो जाएगा, -b/2a मींस -2b/2a, -b/a हो जाएगा, राइट। तो इसके भी जो दो सॉल्यूशन होंगे, दोनों को इफ आप ऐड करोगे तो होगा -b। b क्या है यहाँ पे, u है, तो मैंने लिखा -u -b/a क्या है, g/2 इजंट इट, दिस इज इक्वल टू 2u/g। क्या ये 2u/g नहीं है, आ गया। Isn't it? This is the time of flight. Yes, time of flight हो गया। अब सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, आपने पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वापस लौटता है,
इससे ए से सी तक जाने के टाइम को t1 बोला, और ए से वापस लौट के फिर से सी पे आया उस टाइम को t2 बोला। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा वो क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ही आएगा। चलिए इस बात को हम लोग लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। सपोज दिस इज द ग्राउंड एंड फ्रॉम द ग्राउंड अ पार्टिकल इज थ्रोन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड आउट द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट half of its maximum height. Okay, find out the speed of particle when it is at half of its maximum height. तो ऑब्वियसली आप u से थ्रो करेंगे तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ जाके जीरो हो जाएगी, और ये जो होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा, राइट? दिस इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम हाइट, राइट? एंड इस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया क्या था, याद है? u स्क्वायर बाय 2g, इफ ये u है तो, है ना? तो इसलिए क्या पूछा, आप बताइए स्पीड ऑफ पार्टिकल जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ पे है, मींस ये h पे है तो h/2 पे हो, मतलब यहां कहीं हो। मान लो इसको मैंने c कह दिया, c, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट की आधी, मतलब h/2 मींस u स्क्वायर बाय 4g। फिर से यहां गौर से देखिए आप, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते वक्त भी एक जगह ये मैक्सिमम हाइट के हाफ पे होगा, और जाते जाते फिर वापस जब लौटेगा फिर से 2 बार ये अपनी मैक्सिमम हाइट के आधे पे होगा, राइट? सिंपल सी बात है। इसका अगर टाइम होता तो 2 सोल्यूशन आता, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड का भी 2 सोल्यूशन आएगा? देखते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स सी। और वहां पे एक अच्छा नोट बन जाएगा मेरा। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इजंट इट दिस इज द फाइनल पोजीशन फॉर अस एंड ए इज इनिशियल पोजीशन फॉर अस। ए इज इनिशियल पोजीशन, सी इज फाइनल पोजीशन। What is the displacement? Isn't it इनिशियल और फाइनल के बीच में जब आप एरो ड्रॉ कर लेते हैं वही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो इस केस में यही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, u स्क्वायर बाय 4g। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, इसका एरो ऊपर जाता हुआ दिखा रहा है या नीचे जाता हुआ? ऊपर जाता हुआ, और मैं तो हमेशा ऊपर को प्लस ले लेता हूं, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया प्लस u स्क्वायर बाय 4g। यहाँ पे प्लस साइन मैंने एम्फेसाइज करने के लिए दिया है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में आप साइन कन्वेंशन लगाएंगे ही, तो मैंने यहां पे प्लस लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी u, तो मैंने प्लस u जानबूझ के लिख दिया एम्फेसाइज करने के लिए कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है। एक्सीलरेशन -g, ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड है, और v निकालना है मुझे। v क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और v वेलोसिटी भी होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तब पहले देख लेते हैं UAVS, इन चारों में कौन सा रिलेशन होगा? यही रिलेशन होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट? आपको आइडेंटिफाई नहीं होता है तो प्लीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सारे फॉर्मूले एक साथ रख दीजिए, नोन और अननोन को एक साथ रखिए। देखिए इन चारों में SUAV में कौन सा रिलेशन है, तो आपको एक ही फॉर्मूला दिखेगा उन सब में से, तो वो फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे जो v स्क्वायर में v है, या ये वेलोसिटी है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है? आपको याद हो तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में v क्या होता है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है, राइट? u क्या होता है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है, याद रखेंगे। चलिए तो लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर तो अननोन है, v मेरा अननोन ही है, इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर तो u स्क्वायर ही होता है, प्लस 2a, a की वैल्यू -g, एंड s की वैल्यू क्या है, तो u स्क्वायर बाय 4g है, ये रख दिया। देखो इस g से ये g कैंसिल हो जाता, 2 से ये 4 कैंसिल होकर 2 हो जाता, इसको सॉल्व करते u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 तो हो जाती u स्क्वायर बाय 2। कर लो खुद से, मान लो इतना फटाफट नहीं दिखता है तो v स्क्वायर की वैल्यू होगी u स्क्वायर बाय 2। मैथमेटिकली इसके 2 सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होगा u बाय रूट 2, दूसरा होगा माइनस u बाय रूट 2, है ना? बट आप जानिए इसमें जो v लिखा था मैंने फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये v क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इस v का मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी u बाय रूट 2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, u बाय रूट 2। एंड यू ऑल्सो रिमेंबर ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने स्पीड लिखा, ऑब्वियसली ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, राइट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होता है। किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड पूछी गई आपको, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
मैग्नीट्यूड वाइज, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूरा लिखता, या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, दोनों एक ही बात है, u/√2 हो गए। एक बात और, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि देखो इस C पॉइंट को 2 बार क्रॉस करेगा पार्टिकल, एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे आते वक्त। मतलब इन दोनों जगहों पे, एक ऊपर जाते वक्त यहाँ पे वेलोसिटी जो होती ऊपर की तरफ होती और यहाँ पे नीचे की तरफ होती। मीन सेम ही लेवल पे पार्टिकल कितनी बार क्रॉस कर सकता है? 2 बार क्रॉस कर सकता है, राइट? एक्सेप्ट कि हाईएस्ट पॉइंट ना हो, हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही बार क्रॉस करेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट पे कितनी बार क्रॉस कर सकता है पार्टिकल? 2 बार क्रॉस कर सकता है, एक बार ऊपर जाते वक्त, दूसरी बार नीचे आते वक्त। इजंट इट? सेम ही लेवल पे पार्टिकल 2 बार क्रॉस कर रही है, दोनों बार इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। वेलोसिटी की क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड सेम है। आप देखिए जब हम लोगों ने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकाला तो इसका एक ही आंसर आया, इसके 2 पॉसिबल आंसर नहीं आए। अनलाइक टाइम 2 बार आया था, राइट, लास्ट क्वेश्चन में, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक ही लेवल पे एक ही होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। ऊपर जाने वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर, नीचे आने वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे। तो भाई मैंने लिख दिया नोट, एट सेम लेवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम, है ना, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी अपोजिट। ऊपर जाने वक्त प्लस, नीचे जाने वाले माइनस, अकॉर्डिंग टू माय साइन कन्वेंशन। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स सच दैट इट अचीव्स मैक्सिमम हाइट h। मींस क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम हाइट पता है h, इट इज गिवन टू अस, मींस इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं गिवन है। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट वाज एट हाइट h/2। मतलब मैक्सिमम हाइट से नीचे पार्टिकल 2 बार क्रॉस करेगा और उसी समय आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी गई है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पूछी गई। इजंट इट? मैक्सिमम हाइट के नीचे पार्टिकल 2 बार क्रॉस करता है, एक बार जाते वक्त, दूसरा आते वक्त। इजंट इट? इन दोनों टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होती है, राइट? सेम होती है, राइट? तो वही पूछा गया, तो ऊपर वाला बताओ या नीचे ज्यादा। तो इस सिचुएशन में मैंने ड्रॉ कर दिया कि ग्राउंड से आपने u वेलोसिटी से फेंका है, बट u इज अननोन टू अस, सो आवर आंसर विल नॉट बी इन टर्म्स ऑफ u, राइट? u से आपने थ्रो किया, ये मैक्सिमम हाइट तक गया, h मैंने लिख दिया है, फिर वापस लौटा। तो h/2 पे ये जाते वक्त भी होगा और आते वक्त भी होगा। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जाते आते वक्त किसी भी टाइम पे आप देखोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगी, तो यहाँ पे v है तो यहाँ पे भी v होगा। याद रखेंगे, सब छोटी छोटी बातें। चलिए, तो मेरा h/2, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहां से यहां तक के लिए, है ना, h/2 हो जाएगा, है ना, इनिशियल पोजीशन ये, और यहां पे आपको वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी। इजंट इट? ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फिर से ऊपर की तरफ देखेगा, मतलब मैं प्लस में डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा, तो वो होगी h/2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखा? प्लस h/2। एक्सेलेरेशन क्या है? ऑब्वियसली माइनस g है। वर्टिकली डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव लेके रखा है। आपको v निकालनी है, ठीक है, और ASB इनमें रिलेशन निकालना है। हम लोग जानते हैं कि जो h होता है वो u²/2g होता है। h क्या होता है? u²/2g होता है। तो कैन आई राइट u इज रूट ऑफ 2gh, वेयर u विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ऑब्वियसली u निकालते इसके 2 सोल्यूशन हो जाते हैं, √2gh प्लस में भी और माइनस में भी, राइट? तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैंने u को √2gh लिख दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं और साइन कन्वेंशन भी लगा देंगे, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? प्लस √2gh, सिंपल। चलिए, तो UASV इन चारों में क्या रिलेशन होता है? यही रिलेशन होता है, v² = u² प्लस 2as। v तो अननोन है हमारे लिए, v² रहने दीजिए, u², इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 2gh प्लस 2, a की जगह -g, s की जगह h/2। तो ये 2gh, ये 2 कैंसिल, 2gh माइनस gh इज gh। ऑब्वियसली v² इज gh, तो v के 2 सोल्यूशन होंगे, प्लस √gh और माइनस √gh दोनों होगा, राइट? बट इनमें से एक ही राइट होगा, एक ही सॉल्यूशन वैलिड है फिजिकली, क्योंकि v रिप्रेजेंट क्या करता है इस फॉर्मूले में? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आई विल राइट √gh, सो माय आंसर विल बी √gh। ओके, डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स सच दैट इट अचीव्स मैक्सिमम हाइट h। So maximum height h is given to us. Find height of particle when its speed is half of initial velocity.
आपको पार्टिकल की हाइट निकालनी है जब पार्टिकल की स्पीड जो है अपनी इनिशियल वेलोसिटी की आधी हो जाए। तो मैंने थोड़ा डायग्राम बना लिया, आप भी आदत लगाइए। पहले डायग्राम बना लिया कि यू से फेंका है, आप जानते हैं पार्टिकल ऐसे जाके वापस ऐसे आएगा। इफ यू से फेंका है तो आप जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जाता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है। मीन्स ये यू है तो इसकी आधी कहाँ होगी, इसके बीच में कहीं हो जाएगी। और एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होती है। तो इफ यहाँ पे u/2 ऊपर है तो यहाँ पे u/2 नीचे होगा, सिंपल। और ये h गिवन है तो आपको ये जो है ये हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट। इसे इनिशियल पोजीशन बोलूं, इसे फाइनल पोजीशन बोलूं, इजंट इट यहां से वहां तक आप एरो ड्रॉ करेंगे, इजंट इट दैट विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी आवर आंसर कि किस हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की आधी हो जाती है। तो आई नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। सो h इज गिवन, सो मैं इनिशियल वेलोसिटी को भी h के टर्म में लिख लेता हूं। तो h इज वी नो दैट u²/2g, तो u को आप √2gh लिख सकते हैं। अब मैं देखता हूं इनिशियल वेलोसिटी मेरा, देखो ये इनिशियल पोजीशन है A और ये C मेरा फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो u है, मींस √2gh, वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है। मैंने प्लस लिखा क्योंकि ये ऊपर है। v मेरा फाइनल पोजीशन क्या है C पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही मेरी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी एट दिस पॉइंट C। तो ये क्या है, u/2 है, जो भी है अपॉन 2 लिख दिया। अच्छा, यहां पे वेलोसिटी ऊपर भी है और नीचे भी है, तो आपकी मर्जी जो भी लेना है, प्लस भी ले सकते हो। जब A से C इसको लेना चाहते हो तो वो ऊपर ले लो तो भी चलेगा, प्लस या माइनस लोगे तो भी दोनों का सेम ही सोल्यूशन आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सलेशन क्या है, -g हम लोग लेके चल रहे हैं और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी। UVAS कौन सा फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला v² = u² + 2as। v² मींस इसका स्क्वायर कर दो, ये 2gh/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू u² इसका स्क्वायर कर दो, ये 2gh हो जाएगा। -2a की जगह -g रखेंगे तो -2gh हो जाएगा, राइट। 2g कैंसिल कर दो, ये h/4, ये h माइनस s, तो s को इधर ले जाओ, h/4 उधर जाएगा, तो s विल बी इक्वल टू h माइनस h/4। सो आंसर हो जाएगा 3h/4। वेरी सिंपल। देखो मैं कोई फॉर्मूला, वो जो पहले के जो टाइम और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वो थोड़ा याद कर लिया और फिर हमें तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूले हैं उसी से खेलना है, राइट। ये याद रखेंगे आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। 5th क्वेश्चन करते हैं। देयर इज अ बिल्डिंग, सपोज एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर की बिल्डिंग है। इसके टॉप से मैंने किसी पार्टिकल को रिलीज किया या ड्रॉप किया। रिलीज किया या ड्रॉप किया, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखें इसके आगे के क्वेश्चन में भी ये टर्म मैं यूज करूंगा। इसका मतलब क्या होता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड फ्रेम से काम कर रहे हैं, आगे चल के फ्रेम भी समझ में आएगा आपको। तो आपने किसी भी पार्टिकल को रिलीज किया या ड्रॉप किया, तो आप जहां से इसे रिलीज कर रहे हैं वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। जहां से रिलीज कर रहे हैं, कहां से रिलीज कर रहे हैं, बिल्डिंग से रिलीज कर रहे हैं। बिल्डिंग की वेलोसिटी क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, 0 है, रुका हुआ है बिल्डिंग, यस। तो बिल्डिंग की जो वेलोसिटी है वही पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। तो बिल्डिंग बिकॉज रुका हुआ है तो पार्टिकल की भी वेलोसिटी भी 0 होगी, ठीक है। तो रिलीज एंड ड्रॉप टर्म को बार बार आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहां से पार्टिकल को रिलीज किया। क्वेश्चन है टाइम टू रीच द ग्राउंड, आपको कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पहुंचेगा, स्पीड विद विच इट रीचेज द ग्राउंड, और आपको ये भी बताना है कि जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। And you need to take g as 10 meter per second square. I told you if nothing is given you must take 9.8 meter per second square. Okay, in IIT at least और NEET, मतलब इन्हीं फाइनल एग्जामिनेशन में, कोचिंग वोचिंग में तो हम लोग काम चल जाता है, या बुक सॉल्व करेंगे तो रैंडमली कहीं जी लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, एक्सेट्रा। चलिए बेट, आते हम लोग हमारे लिए पार्टिकल को आपने यहाँ से रिलीज किया। तो फर्स्ट ही इनिशियली आपने देखा होगा कि मैं रिलीज करूंगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये पार्टिकल सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, राइट, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये पूछा है, ये इनिशियल पोजीशन A, सपोज ये फाइनल पोजीशन B है। तो आपको पूछा गया है कि ग्राउंड पहुंचने का टाइम क्या होगा, तो मींस B तक पहुंचने का टाइम आपको निकालना है, ठीक है। और B पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो A इनिशियल पोजीशन हो गया, B फाइनल पोजीशन हो गया। तो ऑब्वियसली A पे जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली g लेना है। मैंने मान लिया है वर्टिकली डाउनवर्ड इज नेगेटिव, मैं हर एक जगह नेगेटिव ही लूंगा, सोचूंगा ही नहीं, वेक्टर है, कोई टेंशन नहीं होता इसमें। तो मैंने -10 ही ले लिया, इसको a को क्या लिया, -10 लिया, कोई दिक्कत नहीं है, साइन कन्वेंशन फॉलो कीजिए, वेक्टर है इसलिए।
एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। देखो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, राइट? बी इज फाइनल पोजीशन। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालना हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो क्या करोगे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एरो बना लोगे और यही एरो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? वही होगी जो एरो का लेंथ है, विच इज 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 20 मीटर है, बट ये एरो की डायरेक्शन देखो, ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो एरो है उसकी डायरेक्शन किधर है? नीचे है या ऊपर है? तो कहीं नीचे है सर, और नीचे की डायरेक्शन को मैं स्टार्टिंग से नेगेटिव ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं, आपका जो मर्जी वो ले सकते हो, ठीक है? तो मैं नीचे का एरो दिख रहा है तो मैंने इसे साइन कन्वेंशन में -20 मीटर कर दिया, और B पहुंचने का टाइम निकालना है तो T लिख दिया, और B पे जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगी वो P लिख दिया। ये दोनों अननोन है हमारे लिए, ठीक है? तो पहला था मुझे टाइम निकालना था, ऑब्वियसली देखो UAST, UAST में क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है इन चारों का रिलेशनशिप, S = UT + ½ AT²। वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। S की वैल्यू -20, U 0 है तो ये UT 0 हो जाएगा, प्लस हाफ A की वैल्यू क्या है? -10 T²। तो ये देखो -5 T² = 20 हो गया, -5 T² = 20, T² की वैल्यू हो जाती 4, तो T की वैल्यू हो जाती, दो सोल्यूशन होता है, +2 सेकेंड एंड -2 सेकेंड, और सॉरी +2 सेकेंड और -2 सेकेंड। बट ऑब्वियसली वहां से आने में कुछ तो टाइम लगेगा, नेगेटिव में कोई टाइम होता ही नहीं है। तो मैथमेटिकली देयर आर 2 सॉल्यूशन, बट फिजिकली देयर इज ओनली 1 सॉल्यूशन, दैट इज 2 सेकेंड। तो A से B तक आने में कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड की मेरा पहला आंसर हो गया। दूसरा, हमें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी है B पे, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, ओके? तो हम लोग जानते हैं UASV, इन चारों में क्या रिलेशन है? UASV में वो रिलेशन है V² = U² + 2AS। वैल्यू रख दिया, V² = U 0 है तो U² 0 हो गया, +2, A की वैल्यू -10 मान ली है, और S क्या है? -20, ये क्या हो गया? 400। तो V² = 400। फिर से V का दो सॉल्यूशन, +20 एंड -20, एंड V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सेम थिंग। तो V की वैल्यू मैंने 20 लिख दी, पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, ओके? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो 20 लिख दिया मैंने, ओके? तो ये दोनों आंसर हो गया। चलिए 5th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन लेते हैं। एक 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देयर इज अ बिल्डिंग जिसकी हाइट 15 मीटर की बिल्डिंग है, और इसके टॉप पोजीशन से एक पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। थ्रो किया गया ना 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। तो ऑब्वियसली इसका पाथ आप देखेंगे, इस पार्टिकल का एक पाथ देखेंगे तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होती जाएगी, कहीं ना कहीं जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगा और यहाँ पे पहुंचेगा, राइट? तो आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड। मीन्स यहां से चल के ऊपर जाके कहीं पे वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस वो आएगा। तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई A, और B हो गया मेरा फाइनल पोजीशन। A और B के बीच में A से B तक पहुंचने का टाइम निकालना है आपको, ओके? दूसरा पूछा है वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड, मीन्स वेलोसिटी एट पॉइंट B, आपको ये भी पूछा गया, टाइम एंड वेलोसिटी। एक बात और गौर से देखते हैं हम लोग, मैंने बाजू में एग्जैक्टली एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने कहा देयर इज अ बलून, at some instant it is moving upward with the velocity of 10 meter per second. At that instant from the balloon some person has released or dropped a stone or a particle, release a particle or stone, okay? ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, balloon which is at height of 15 meter at this instant it is going upward with the velocity of 10 meter per second. At this instant from the balloon some person has dropped or released a particle, okay? Again आपसे क्वेश्चन पूछा गया time after which particle will reach the ground and velocity when it reaches the ground, okay? And you have to take g as 10 meter per second square. इसमें तो पार्टिकल का पाथ मुझे समझ में आ रहा था, इसमें कभी कभी बच्चे को दिक्कत हो जाती है, ओके? तो मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने कहा जब भी रिलीज करते हैं और ड्रॉप करते हैं किसी भी पार्टिकल को, तो उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जहां से आप पार्टिकल को रिलीज करते हो। यहाँ पे बलून से कर रहे हो, बलून की वेलोसिटी इस इंस्टेंट में क्या थी, जिस इंस्टेंट में रिलीज किया 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जब आप रिलीज कर रहे हो तो वो 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड ही होगा इस इंस्टेंट में, ठीक है?
तो इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ऑब्वियसली देखो पार्टिकल 15 मीटर पे है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है। यहाँ पे भी पार्टिकल 15 मीटर पे, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्वियसली ये भी ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी कभी ना कभी 0 हो जाएगी और फिर वो नीचे आना शुरू होगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। इस केस में ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। अब पार्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दोनों क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है। और बलून वाले क्वेश्चन में तो बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि सर बलून से रिलीज करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा कब? आप जब बलून के फ्रेम से सोचोगे तो। लेकिन हम लोग ग्राउंड के फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बलून ये जो फ्रेम होता है हम लोग करेंगे आगे चल के। बट ग्राउंड फ्रेम से आप याद रखेंगे जहां से आपने इसे रिलीज किया है उसकी जो वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे होगी वही इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी जब मैंने रिलीज टर्म यूज किया है। तो रिलीज और ड्रॉप, चलिए दोनों क्वेश्चन तो एक ही हो गया। तो ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है। ऑब्वियसली इनिशियल पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी। +10 क्यों लिखा है? मैं अपवर्ड को प्लस मान लेता हूँ, ये अपवर्ड है इसलिए +10। एक्सेलरेशन जी होता है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, मैं अपवर्ड को प्लस लेता हूँ, डाउनवर्ड माइनस कुछ भी हो जाए माइनस, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट देखो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी? आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होता है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एरो ड्रॉ कर लो। तो मैंने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एरो ड्रॉ कर लिया। Isn't it? This is my displacement vector. Yes, this is my displacement vector. A से B तक का। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है? जो इस डिस्प्लेसमेंट इस एरो का लेंथ है विच इज 15 मीटर। तो A से B तक की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? 15 मीटर। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट का एरो नीचे देख रहा है या ऊपर देख रहा है? नीचे देख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस में। तो मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट -15 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मुझे टाइम निकालना है और v निकालना है, ठीक है। t एंड v निकालना है, इनिशियल फाइनल पोजीशन पहुंचने का टाइम और फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी। अब तो लास्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, t निकालना है, u a s t के बीच में रिलेशन ये होता है, s की जगह -15, u की जगह 10, ठीक है। 10 -15 10 t प्लस हाफ, a की जगह -10 t स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आराम से, ये 5 आ गया, सॉल्व किया ऐसा आ गया, 5 कॉमन ले लो तो टी स्क्वायर -2t -3 हो गया। अब क्वाड्रेटिक है, इसके रूट निकालने हैं आपको, t की वैल्यू निकालनी है। तो a 1 हो गया, b -2 हो गया, c -3 हो गया। और t का फॉर्मूला आप जानते हैं क्वाड्रेटिक में -b + √b² -4ac / 2a। सबकी वैल्यू रख दी, मुझे t की 2 वैल्यू आ रही है। देखो 2 + -4/2 आ रहा है, मीन्स 2 - 4/2 करोगे तो -2/2 -1 आ जाएगा, 2 + 4/2 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे मैथमेटिकली मेरे पास दो सॉल्यूशन, एक t -1 सेकेंड एंड t + 3 सेकेंड है। माइनस में टाइम तो होता नहीं है, ऐसे भी यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? पॉजिटिव टाइम ही होगा ना, तो आई विल टेक 3 सेकेंड। बट मैथमेटिकली देयर आर 2 सॉल्यूशन, बट फिजिकली देयर इज ओनली 1 सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सो माय आंसर विल बी 3 सेकेंड। ओके, अब वेलोसिटी निकालना है कि भाई यहां पे पहुंचने पे वेलोसिटी कितनी हो गई। तो ऑब्वियसली u, a, s और v में रिलेशन क्या होगा? v² = u² + 2as। सबकी वैल्यू रख देंगे, तो u की जगह 10, a की जगह -10, s की जगह -15। सॉल्व किया, ये 400 होगा, v² इज 400 मीन्स v का 2 सोल्यूशन होगा, +20 एंड -20। और v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो v विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। सो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। और इफ डायरेक्शन देखना हो तो आप ऑब्वियसली डायरेक्शन नीचे है, आप कह सकते हैं इसमें, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि b पे वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। तो ये मेरा पहला आंसर हुआ, ये मेरा दूसरा आंसर हुआ। ओके, चलिए ये बलून वाला क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। और ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकाल सकते, कुछ बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं यहां से यहां का टाइम निकालते, फिर वहां से यहां का टाइम निकालते। बेवकूफ़ी है, टाइम का वेस्टेज है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। इट इज वेरी सिंपल, वेक्टर प्रोवाइड्स यू ऑल दीज थिंग्स टू डू वेरी इजीली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th क्वेश्चन। इसमें एक बिल्डिंग है विच इज ऑफ हाइट 15 मीटर, और पार्टिकल को मैंने यहाँ इसके टॉप ऑफ बिल्डिंग से नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसी पॉइंट से 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है। बाद में देखिए मैंने जानबूझ के डेटा सेम इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हम लोग रखेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप पार्टिकल को नीचे थ्रो करोगे तो ऑब्वियसली पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन में चलता चलता यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये फाइनल पोजीशन बी है। वही पूछा टाइम टू रीच ग्राउंड, मीन्स ए से बी तक आने का टाइम पूछा गया है।
velocity when it reaches the ground means what is the magnitude of velocity when it reaches point B. Okay, take G as 10 meter per second square. Okay, so obviously A से B तक जा रहा है, मैं नीचे की डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव ले रहा हूँ, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो इसकी U क्या है, नीचे की तरफ दिख रहा है, -10 मीटर पर सेकेंड लिख दूंगा। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो इनिशियल पोजीशन क्या है A, फाइनल पोजीशन क्या है B है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, A से B तक का एरो, ये वाला एरो हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट, ऐसा इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बीच। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एरो का लेंथ विच इज 15 मीटर, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो, इट इज डाउनवर्ड, सो मैंने यहाँ पे -15 मीटर लिखा है। इफ डिस्प्लेसमेंट का एरो नीचे दिखे तो माइनस। अच्छा, मेरी तरह ना आप लोग हमेशा ऐसे ही कर लो, है ना, ऊपर को हमेशा पॉजिटिव, नीचे को हमेशा नेगेटिव, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, राइट। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, रूल नहीं है, कन्वेंशन है, ठीक है। तो s को -15 लिया, a ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, व्हाटएवर इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरेवर इट इज। तो a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो मुझे a से b तक का टाइम पूछा गया है और b पे क्या वेलोसिटी होगी वो पूछा गया है। देखो USAT में क्या रिलेशन होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, इसका सारी वैल्यू रख दो, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो t -2 प्लस -4/2, तो t की वैल्यू या तो -3 होगी या 1 होगी। माइनस में टाइम बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम होगा, 1 सेकेंड। तो दो रूट्स आए, दो सॉल्यूशन आए, बट उसमें एक ही राइट है फिजिकली, तो आर आंसर विल बी 1 सेकेंड। ओके, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल इज 1 सेकेंड। नेक्स्ट इज v निकालना है। ऑब्वियसली USA और v में रिलेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, सारी वैल्यू पटक दी, आया v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, v की वैल्यू सॉल्यूशन निकालेंगे प्लस और -20। ऑब्वियसली v रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन दिस फॉर्मूला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। सो जब b पे पहुंचेगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और इफ डायरेक्शन पूछा जाएगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने पीछे वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन है, उसे लेके बताता हूं आपको। ओके, चलिए हम लोग एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, उसी को लेते। तो मैंने देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो लिया था वो ये था कि 15 मीटर की बिल्डिंग ले ली, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ पार्टिकल को थ्रो किया और इसलिए ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ये A था और ये B था। A और B के बीच का जो टाइम था उसे मैंने T1 लिख दिया। तो मैंने सॉल्व किया तो देखो 3 सेकेंड आया था, राइट। और B पे पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी है वो V1 है, वो 20 मीटर पर सेकेंड आई थी। वैसे अभी जस्ट जो मैंने सॉल्व किया, फिर से देखो ये 15 लिया तो ये भी 15 लिया, बट यहाँ पे मैंने ऊपर फेंका था पार्टिकल को, यहाँ पे मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड लिखा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी सेम इन बोथ केस। इस केस में टाइम आया था 1 सेकेंड और B पे पहुंचने का टाइम था 1 सेकेंड। B पे पहुंचने की जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड आई। अच्छा, फिर से मैंने एक बिल्डिंग लिया 15 मीटर पर सेकेंड, इसमें मैंने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया और वो भी मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से ही फेंका है। तो वो ये वाला जो आपको पार्ट आएगा वो काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस में आप देखेंगे। ये ऐसा पैराबोलिक पाथ पे पहुंच के A ये है और ये B है, तो B पे पहुंचने का टाइम जब वहां निकालेंगे, अभी हम लोग नहीं जानते हैं इसको कैसे निकाला जाता है, तो T3 1.732 सेकेंड आ जाएगी और वहां पे वेलोसिटी जो B पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ऑब्जर्वेशन 1, V1 V2 V3 सेम है, यस सेम है। ओके, आप यहाँ पे ऊपर फेंको, नीचे फेंको, हॉरिजॉन्टल फेंको या किसी और एंगल पे भी फेंकोगे तो जब ग्राउंड पहुंचेगा तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। ओके, वेलोसिटी वहां पे अलग हो जाएगी, मैग्नीट्यूड बट तीनों केसेस में, तीनों क्या किसी भी एंगल से सेम हाइट से फेंको और ग्राउंड पे आने का आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछोगे, सब जगह सेम आएगा। दैट इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, टाइम में देखो ध्यान से, जब वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हो तो ये 1 सेकेंड है और हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हो तो 1.732 सेकेंड है, इससे ज्यादा टाइम है और सबसे ज्यादा टाइम इसमें है। तो देखोगे T2 सबसे कम है, उसके बाद T3 है और सबसे ज्यादा T1 है। मतलब ऐसे फेंक रहे हो सबसे कम और इसके बाद जैसे जैसे आप एंगल इधर की तरफ लेते जाओगे टाइम जो है पहुंचने का वो बढ़ने लगेगा और सबसे ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम होगा। तो इस 3 सिचुएशन है, इन तीनों के बीच में कोई भी सिचुएशन पूछा जाएगा टाइम वाला तो आप इसमें सबसे कम टाइम और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगी टाइम बढ़ता जाएगा और हाईएस्ट टाइम कब होगा जब सबसे ऊपर ले लेंगे।
कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस ऑब्जर्वेशन को आप प्लीज याद रखें, फटाक से आपको सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं, अभी तो इतना मैच्योर आप हो चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ बिल्डिंग और आपने बिल्डिंग के टॉप से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है या रिलीज किया है। ऑब्वियसली अभी तो समझ में आ गया कि बिल्डिंग के ऊपर से आप ड्रॉप करोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 0, मतलब इनडायरेक्टली। So what is the question? Particle travels 20 meter in a last second of its fall. Find height of the building. और जी मैंने कहा 10 ले लीजिए। अब समझने की कोशिश करते हैं ये क्या होने वाला है। Obviously आप जानते हैं कि यहां से चलेगा और इसका पूरा रास्ता ऐसा होगा, है ना। यहाँ लास्ट 1 सेकेंड में ये 20 मीटर चलता है। तो 1 सेकेंड में याद करो, इफ 1 सेकेंड के इंटरवल का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में, दैट फॉर्मूला वाज s in nth सेकेंड वाज u plus a/2 into 2n minus 1। ये s in nth का मीनिंग क्या था? n-1 से n सेकेंड, इसके बीच का इंटरवल कितना होगा? 1 सेकेंड का इंटरवल होगा। इस 1 सेकेंड के इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसका ये फॉर्मूला होता है। तो कभी भी 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो आप इसको यूज करेंगे तो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, सो 1 सेकेंड। तो मान लेते हैं यहां आने में जो टाइम लगा ये n सेकेंड लगा। ऑब्वियसली यहां पे टाइम n-1 होगा, तो ये हुआ 1 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की। मान लो यहां से आने में n सेकेंड लगा, तो लास्ट 1 सेकेंड में 20 मीटर चला, तो ये n सेकेंड लगा, तो ये n-1 सेकेंड मान लिया। तो ये जो इंटरवल हुआ वो 1 सेकेंड का हो गया। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है 20 मीटर की, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये वाली हाइट कहा गया है 20 मीटर है। तो आपको ये पूरे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए s in nth ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें भी सबको साइन कन्वेंशन से लगाना होता है हम लोगों को। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, इन तीनों को साइन कन्वेंशन से लगाना है। तो s in n सेकेंड 20 मीटर की जगह -20 क्यों लिखा? आप देखो 1 सेकेंड के इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वहां से नीचे की तरफ होगा। मेरा डिस्प्लेसमेंट का एरो किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली मैं माइनस ले लूंगा, -20 मीटर। एक्सेलेरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी लेना है, ऑब्वियसली नीचे को मैं हमेशा ही माइनस लगता हूं, मैं कंफ्यूजन ही नहीं करता, मैं हमेशा माइनस लेता हूं। तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली जब आपने रिलीज किया है तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। इन तीनों वैल्यू को मैंने यहां पे रख दिया। तो s in n सेकेंड मीन्स -20 रख दिया, u 0 है, प्लस a की वैल्यू -10 है, -10/2 into 2n-1। सॉल्व किया, n की वैल्यू होगी 2.5। मीन्स यहां से यहां तक आने का टाइम क्या हो गया? 2.5 सेकेंड। ठीक है, पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 2.5 सेकेंड। तो ऑब्वियसली मुझे इसकी हाइट निकालनी है। तो अब मैं इसे इनिशियल पोजीशन बोल दूं और इसे फाइनल पोजीशन बोल दूं। इजंट इट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट का एरो ड्रॉ करोगे ये बन जाएगा, है ना, ये ड्रॉ हो जाएगा। इफ बिल्डिंग की हाइट h है तो ये डिस्प्लेसमेंट मैं लिख देता हूं s, ये डिस्प्लेसमेंट है s। ठीक है, तो इजंट इट ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हाइट होगा। देखो इस डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगा वही हाइट ऑफ बिल्डिंग होगा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। बट A से B तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 2.5 सेकेंड लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? यहां से आने में कितना टाइम लग रहा है? 2.5 सेकेंड। तो मैं 2.5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा वो A से B तक जाने का डिस्प्लेसमेंट होगा और इजंट इट उसी से हम लोग इनडायरेक्टली हाइट निकाल लेंगे। चलिए, तो ऑब्वियसली A से B तक जा रहे हो, A इनिशियल पोजीशन है, A पे वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो u 0 लिख दिया। A एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T कितना टाइम लगा है? 2.5 सेकेंड, और उसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ऑब्वियसली u a s t में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है। वैल्यू पुट कर दिया, u की जगह 0, a की जगह -10, t की जगह 2.5। सॉल्व किया तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई -13.25 मीटर। मीन्स यहां से यहां तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुई -13.25 मीटर हुआ। ऑब्वियसली देखो डिस्प्लेसमेंट का नीचे था तो मेरे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू माइनस में आनी थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? 13.25 मीटर। इजंट इट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यस, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी जो लेंथ है वही बिल्डिंग की हाइट है। तो इसकी मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव होती नहीं है, तो इसकी मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा 13.25 मीटर और वही हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी।
और वो माइनस साइन क्या बता रहा है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, सीधा साधा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम द ग्राउंड I have thrown particle with the velocity of 50 meter per second in vertically upward direction. Okay, I have thrown from the ground, okay, with the velocity of 50 meter per second in vertically upward direction. Find distance traveled by particle in its last second of ascent. Okay, आपको पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपने लास्ट सेकेंड ऑफ एसेंट में। एसेंट कहां से कहां तक होता है आप जानते हो। मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे आप तो पार्टिकल ऐसे ऐसे जाएगी, ऊपर तक जाएगी। जैसे नीचे से ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो उसी लाइन पे वापस आएगा। मैंने थोड़ा बाजू से बना दी, उसी लाइन पे वो वापस ऐसे ऐसे आता जाएगा, राइट। तो ए से बी तक जब जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एसेंट, और बी से ए की तरफ वापस आता है उसे हम लोग कहते हैं डिसेंट। ओके, तो लास्ट 1 सेकेंड ऑफ एसेंट मीन्स मान लो कोई पॉइंट सी है इस रास्ते में, असेंड के रास्ते में कोई पॉइंट सी है। मान लिया सी से बी तक जाने का टाइम 1 सेकेंड है। ओके, वही हो गया लास्ट 1 सेकेंड ऑफ एसेंड। तो आपको सी से बी तक जाने का डिस्टेंस पता करना है कि वो डिस्टेंस कितनी है। ओके, इफ सी से बी तक जाने में टाइम 1 सेकेंड लगता है तो आपको सी से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, वो लेंथ निकालनी है। अब अगर आप स्टार्टिंग के रिजल्ट्स को याद करो तो मैंने कहा था टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या था, किसी एक हॉरिजॉन्टल लेवल से हाईएस्ट पॉइंट पे जाना और यहां से वहां तक का टाइम ऑफ एसेंट होता, और हाईएस्ट पॉइंट से उसी लेवल पे आने को हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो क्यों ए से ले, क्यों ना हम लोग सी से ले। तो अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं सी से बी तक जाना, बी कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट जहां पे वेलोसिटी 0 हुई है। तो सी से बी तक जाने का टाइम और फिर बी से सी तक आने का टाइम सेम होगा। तो मीन्स सी से बी तक जाने में 1 सेकेंड लगेगा, तो बी से सी तक आने में भी 1 सेकेंड लगेगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। सी से बी तक जाने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो बी से सी तक आने में फिर से 1 सेकेंड ही लगेगा। ओके, चलो, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम इफ 1 सेकेंड है तो यहां से यहां तक आने का टाइम भी 1 सेकेंड ही लगेगा। और आप ध्यान से देखिए सी से बी तक की जो डिस्टेंस होगी, इजंट इट बी से सी तक की डिस्टेंस सेम होगी। यस, है ना। तो सी से बी तक की डिस्टेंस निकालो या बी से सी तक की डिस्टेंस निकाल लो, दोनों एक ही बात होगी, है ना। क्लियर बात है, चलिए बढ़िया बात है। अब मैं जानबूझ के, मुझे तो क्वेश्चन में पूछा गया लास्ट 1 सेकेंड ऑफ एसेंट निकाला, मीन्स लास्ट 1 सेकेंड मीन्स सी से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करूंगा जिससे मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो मैं बी से सी तक की डिस्टेंस निकाल लूंगा, ऑब्वियसली वो सी से बी तक की डिस्टेंस के इक्वल होगा, है ना। चलिए हम लोग बी से सी तक का निकालते हैं। तो मेरे लिए बी अभी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और सी इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है और इसमें टाइम लग गया है 1 सेकेंड। तो बी इनिशियल पोजीशन है, तो बी पे जो वेलोसिटी होगी वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u, तो मैं u को लिख दूंगा 0। देखो b मेरा इनिशियल पोजीशन है, c फाइनल पोजीशन। मैं डिसाइड करता हूं कौन इनिशियल है कौन फाइनल, राइट। तो मैंने क्या डिसाइड किया, b मेरी इनिशियल है तो c फाइनल है। तो b पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी u सिंबल दे दिया मैंने b पे वेलोसिटी। चलिए u हो गया। एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं तो मैं तो -10 ले लूंगा। लेट, मैंने लिख दिया था g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया मैंने। ओके, और टाइम क्या है 1 सेकेंड में मुझे निकालना है। तो मैं पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं। ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, UATS में UT प्लस हाफ AT²। तो U तो 0 ही होगा, ये 0 हो जाता, प्लस हाफ A की वैल्यू -10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता -5 मीटर, राइट। तो लास्ट ये 1 सेकेंड में B से C तक जो गया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है -1 मीटर। और इजंट इट इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 मीटर होगी, यस। और इजंट इट वही बी और सी के बीच की लेंथ है, पाथ लेंथ है या डिस्टेंस है, यस। तो डिस्टेंस ट्रेवल मैं क्या लिखूंगा इस केस में कि डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर है, सॉरी ये -5 मीटर है। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बी से सी तक आने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ वो -5 मीटर है।
क्यों है? क्योंकि वो एरो नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली उसको माइनस में आना चाहिए था, राइट? ओके, इजंट इट इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही बी से सी तक की डिस्टेंस होगी? यस। इजंट इट इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर होगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? 5 मीटर होगी। तो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 5 मीटर। ओके, अच्छा ये लास्ट 1 सेकेंड ऑफ एसेंट नहीं, लास्ट t सेकेंड ऑफ एसेंट, यहां से यहां जब t टाइम लगेगा तो वहां से आने में t टाइम ही लगता, तो यहां से यहां तक जाने के लिए निकालना हो तो वहां से यहां का निकाल लो और डिस्टेंस की वैल्यू सेम आ जाएगी। हमेशा ये आप कर सकते हैं। ओके, फिर मैं याद करने की कोशिश नहीं करा रहा हूं कि याद नहीं करना है आपको, ये समझना है कि ओके इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं उन्हीं गिवन फॉर्मूला के सेट को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन करते हैं। वाटर टैप है, यहां से वाटर ड्रॉप निकल रहा है, ड्रॉप हो रहा है, मीन्स ऐसे नहीं फ्लो हो रहा है वाटर का, ड्रॉप हो रहा है, एक एक करके ड्रॉप निकलता जा रहा है यहाँ से। ऑब्वियसली जब वाटर इससे ड्रॉप होगा या रिलीज होगा तो ऑब्वियसली उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। आपको पता है जहाँ से आप ड्रॉप करते हो, रिलीज करते हो, वहाँ की जो वेलोसिटी वही वहाँ इस ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी होगी। ऑब्वियसली नल तो रुका हुआ रहता है, राइट? तो नल से निकलने वाले हर एक ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी 0 है किसी भी ड्रॉप की। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉप्स आर ड्रॉपिंग एट कॉन्स्टेंट टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। एक सेकेंड के बाद पहला ड्रॉप वहां से ड्रॉप हो रहा है। मैं समझते हैं कि मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे पहला ड्रॉप यहां से निकला, ठीक है? तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा? 1 सेकेंड का इंटरवल हो गया, तो पहला ड्रॉप नीचे आ चुका होगा, 1 सेकेंड ट्रेवल कर चुका होगा और दूसरा ड्रॉप यहां से निकला होगा, राइट? तो t इक्वल टू 0 पे पहला ड्रॉप निकला, t इक्वल टू 1 पे दूसरा ड्रॉप निकला, t इक्वल टू 3 पे तीसरा, है ना? t इक्वल टू 3 पे चौथा, t इक्वल टू 4 पे पांचवा, t इक्वल टू 5 पे छठा। तो ये 6th ड्रॉप है, ठीक है? तो यहाँ पे t इक्वल टू 5 की बात कर रहा हूं मैं, t इक्वल टू 5 पे, है ना? अभी t इक्वल टू 5 हो गया, तो ये 6th ड्रॉप है, ये है 5th ड्रॉप, ये है मेरा 4th ड्रॉप, ये है 3rd ड्रॉप, ये है 2nd ड्रॉप और ये है मेरा 1st ड्रॉप। ओके, समझ में आएगी बात? t इक्वल टू 0 पे पहला ड्रॉप निकला, t इक्वल टू 5 पे यहां से कौन सा ड्रॉप निकल रहा होगा? छठा। 0 पे पहला तो 5 पे छठा, 6th ड्रॉप यहाँ पे निकल रहा है। अच्छा, 6th ड्रॉप तो अभी यहाँ आया ही है। 5th ड्रॉप ने कितना टाइम इंटरवल नीचे आया है, कितना टाइम इंटरवल लिया है? तो 1 सेकेंड। इसने 1 सेकेंड ट्रेवल किया है, इसने 2 सेकेंड इंटरवल लिया है, इसने 3 सेकेंड लिया है, ये 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड नीचे ड्रॉप किया है। ओके, सबका समझ में आएगा? फर्स्ट ने 5 सेकेंड लिया है, 4 सेकेंड ड्रॉप किया है, ये 3 सेकेंड तक ये फॉल हुआ है, ये 2 सेकेंड तक फॉल हुआ है, ये 1 सेकेंड तक फॉल हुआ है, वो तो भी फॉल होना स्टार्ट ही हो रहा है। ओके, तो मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया? आफ्टर 5 सेकेंड व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड 3rd ड्रॉप? तो ये 2nd ड्रॉप है और ये 3rd ड्रॉप है। तो 2nd ड्रॉप कितने टाइम इंटरवल तक यहां तक रिलीज हुआ है? तो हम कहेंगे 4 सेकेंड तक, है ना? इसने 4 सेकेंड तक फॉल किया है। और 3rd ड्रॉप कितने सेकेंड तक? ये 4 सेकेंड तक फॉल किया है और 3rd ड्रॉप जो है वो 3 सेकेंड तक फॉल किया है ना? क्लियर है? ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग कर लेंगे, राइट? किसी भी 2 ड्रॉप के बीच का सेपरेशन पूछा जा सकता है, तो मैंने 2nd एंड 3rd पूछा है, राइट? तो ये 4 सेकेंड में ये 2nd ड्रॉप कितना नीचे आया वो निकाल लेंगे, 3 सेकेंड में 3rd ड्रॉप कितना नीचे आया वो निकाल लेंगे, राइट? तो 3 सेकेंड में जो आएगा वो ये हो जाएगा और ये 4 सेकेंड में जो आएगा वो ये हो जाएगा और इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस होगा वही आपको बता देगा कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है। ठीक है, चलिए तो फॉर 2nd ड्रॉप देखते हैं। 2nd ड्रॉप जब यहां से आया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2nd ड्रॉप ने कितने सेकंड तक फॉल किया? 4 सेकंड तक, t इक्वल टू 4 सेकंड। ऑब्वियसली u, a, t और s में रिलेशन यही आएगा, ut प्लस हाफ a स्क्वायर, u 0 तो ये पार्ट 0 हो जाता, प्लस हाफ a -10 t 4 का स्क्वायर, ये -80 मीटर। ऑब्वियसली इस प्लेस में -80 मीटर आना ही था क्योंकि वो नीचे की तरफ एरो है, तो ये जो हुई -80 मीटर हुई, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ 80 मीटर का लेंथ हो जाएगा, राइट? इफ ये लेंथ पूछा जाए तो ये 80 मीटर है, राइट? और डिस्प्लेसमेंट -80 मीटर थी। ओके, 3rd ड्रॉप पे आते हैं। 3rd ड्रॉप ऑब्वियसली वो भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और 3rd ड्रॉप कितने सेकंड तक फॉल किया है? 3 सेकंड तक फॉल किया है। फिर से ये फॉर्मूला लगा दिया, u की जगह 0 रखते तो ये पार्ट 0 हो जाता, प्लस हाफ a की जगह -10 t 3 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व किया, -45 मीटर आ गया।
मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली माइनस में आना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं जानता हूँ ये यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई -45 मीटर हुई है, तो ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वो हो जाती है 45 मीटर। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, इजंट इट 80 -45 विल बी द सेपरेशन बिटवीन, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 80 है, यहाँ से यहाँ 45, ऑब्वियसली ये क्या होगा 80 -45, सो सेपरेशन विल बी 80 -45, दैट इज ऑब्वियसली 35 मीटर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी जो हम लोग ने पढ़ा वो 1D वाले केसेस लिए, 2D वाले केसेस आप काइनेमेटिक्स 2D में पढ़ोगे। ओके, और वहाँ पे भी देखेंगे, सब काम में आएगा आपको ये सारी चीज़ें। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाल के रख लिया। उसके बाद आगे के सारे क्वेश्चंस में हम लोग या तो उन सबको यूज कर रहे थे या हम लोगों ने बेसिक जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूला होता था वही यूज करते थे। हम लोग जानते थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आपको u, v, s, a ये 4 वेक्टर आते थे, तो चारों वेक्टर को हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ लिखते हैं जो नोन होता है, और नोन अपने आप साइन कन्वेंशन के साथ आ जाता है। और इस तरह से हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चन मैंने कराया है, इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया, इसको बार बार देखो, सॉल्व एग्जाम्पल को देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर कोई भी बुकलेट मॉड्यूल, कोचिंग का मॉड्यूल या कोई बुक लेके आप सॉल्व कीजिए, आपसे आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे। ओके, आज यही वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।